अपन स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, या फिर 19वीं शताब्दी के कुछ सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो अब यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से क्या मतलब है या फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये सारी बातें कब की हो रही हैं? तो ये 19वीं शताब्दी। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? बिटवीन 1800 टू 1900। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 1800 से लेकर के 1900 के बीच में। अब इसमें भी देखा जाए तो कुछ कुछ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, मतलब हिंदू सुधार आंदोलन हुए। कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, मतलब मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से। ठीक है, या फिर इसे अपन और क्या क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज सुधार आंदोलन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो सुधार आंदोलन का मतलब क्या है? सुधार मतलब सुधारने की जरूरत कब पड़ेगी? जब बेसिकली कोई सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो 19वीं शताब्दी के आसपास अभी अपना भारत मतलब एक तरीके से आज़ाद तो नहीं था, बट वहाँ पे हर जगह ये फील किया जाने लगा कि जो भारतीय समाज है कहीं ना कहीं वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो पिछड़ा होने का मतलब क्या है कि बहुत से सारी सामाजिक कुरीतियां हैं जो कि कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। या फिर ऐसे समझो कि उस समय के लोग अंधविश्वासों में काफ़ी जकड़े हुए थे। क्योंकि अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे इन द सेंस की फैमिली, हम बचपन से वही सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है या फिर ऐसे ही है, हमें नहीं पता। मतलब हम अपना दिमाग साइड में रखते हैं ऐसे सिचुएशन में, दिमाग साइड में, मतलब हम सही या गलत का खुद से डिसीजन नहीं। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें पहले से होती आ रही हैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, दिमाग का जरा भी यूज नहीं करना, मतलब एजुकेशन का, खुद के एजुकेशन का जरा भी यूज नहीं करना कि क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको एज इट इज फॉलो कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। या फिर मतलब आप ऐसे समझो कि जो सामाजिक कुरीतियां थी उस टाइम पे लोगों ने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। समझ पा रहे हो क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे छुआछूत, उस टाइम पे क्या था? छुआछूत। या फिर ये जो क्या बोलते हैं कि जाति व्यवस्था या जाति प्रथा या फिर अशिक्षा, मतलब एजुकेशन के बारे में भी लोगों की धारणाएं थी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे और क्या प्रॉब्लम थी? जैसे अगर प्रॉब्लम की बात करें सिर्फ, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स थी? तो देखो सिंपल है, उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक थी सती प्रथा, या फिर सती प्रथा या फिर बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, या फिर
इसके अलावा कन्यावध, या फिर आप ये समझो कि अ, पर्दा प्रथा, ठीक है, और बहुविवाह, मतलब लाइक एक से ज्यादा मैरिज, ठीक है ना, बहुविवाह, और नरबली, प्रथा। तो अब ये चीजें आपको आज के टाइम के लिए, अभी के लिए लग रही कि नहीं आ रही, तो बहुत बड़ी कुरीतियां थी, बट उस टाइम के लोग इन लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभाव में, इन चीजों को अपने पूर्वजों से सुनते हुए एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इतनी सारी सामाजिक कुरीतियां होने के कारण मतलब लोग वैसे ही इनके साथ ही सरवाइव कर रहे थे। तो इन चीजों को सुधारने की जरूरत थी। अब ये चीजें सुधारनी इतनी आसान नहीं थी, ये चीजें सुधारनी इतनी आसान नहीं हो। देखो कोई भी चीज, कोई भी अंधविश्वास या कुछ भी, उसको सुधारने का दो तरीका होता है कि लाइक एक तो आप उन्हें मतलब एक तरीके से समझाओ, समझाने की कोशिश करो, ठीक है, समझाने की कोशिश करो, लाइक उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, देखो आप गलत सोच रहे हो इस तरीके से। और दूसरा दूसरा क्या उस चीज से सब लोग मान जाएंगे? तो नहीं, मतलब आप ऐसे समझो कि किसी एक हॉल में अगर, या फिर किसी एक, मतलब आप ये समझो कि लाइक अगर 1000 लोगों का समूह है, तो अगर आप उसे समझाओगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, मे बी 400 500 या बहुत अच्छे आप समझाने वाले हो तो 600 लोग आपकी बात से एग्री कर जाएंगे, या फिर मे बी 700, सारे एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में बचे 300, बट हमें तो पूरे समाज में लाना है। तो जब आपके साथ 700 एग्री कर जा रहे हैं 300, तो 300 लोग तब मानेंगे जब उन्हें, क्योंकि वो बातों से मान नहीं रहे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक डर बनाना पड़ेगा उनके मन में। तो डर कौन बनाएगा? वो कानून व्यवस्था बनाते थे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ लोगों को कन्विंस करके, समझा बुझा करके, कुछ लोगों को कानून के डर से इस तरीके से चीजों को सही किया गया कि इतनी, ठीक है, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सब प्रॉब्लम्स कब थी? 19वीं शताब्दी में। ये सारी प्रॉब्लम्स कब थी? 19वीं शताब्दी में। तो इनको मतलब कई लोगों को, कई मतलब एक तरीके से बुद्धिजीवी लोगों को मतलब कि एक तरीके से ठीक ठाक जिनकी एजुकेशन अच्छी थी, उनको लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें हमें हमारे समाज से हटानी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें हमारे समाज से हटानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कई लोग सामने आए। तो हम बेसिकली उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में, अच्छा क्या इसके पहले कोई सुधार मतलब इस तरीके से रिलीजियस मूवमेंट नहीं हुए थे क्या? बहुत हुए थे। कब से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जैन धर्म से। जैन धर्म कब? ईसा पूर्व। उसके बाद बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद भी बहुत लोग आए थे, जैसे कबीर दास हो गए, तुलसीदास हो गए, गुरु नानक देव हो गए। तो इन लोगों का क्या था, लाइक ये लोग क्या थे, एक तरीके से एक समाज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दे करके गए हैं कहीं ना कहीं, जिनकी वजह से मतलब आज तक आप ये समझो कि जो भी अच्छाइयाँ होती हैं कुछ लोगों के अंदर, तो इन्हीं के विचारधाराओं की वजह से होती हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, मतलब आधुनिक युग पढ़ रहे हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी काफी लोग टाइम टाइम पे, देखो बैलेंस तभी रहेगा, ठीक है ना, कि अगर सिर्फ सब लोग प्रैक्टिकली सोचने लगेंगे तब भी चीजें बहुत हट मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं होगा हमारी सोसाइटी के लिए। तो इस तरीके से कुछ साइंटिफिक रूप से और कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए हर कुछ ही मतलब सब कुछ जरूरी है, बस आप ये ऐसे समझ लो। तो टाइम टाइम पे अलग अलग लोग, महान महान लोग
ने ये बेसिकली बीड़ा उठाया था, ठीक है ना। तो सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम आधुनिक युग में बात करते हैं किसके बारे में, तो राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे कि इनका योगदान क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए और इनकी जीवनी क्या थी। इसी तरीके से पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये लोग हिंदू सुधार आंदोलन से हैं, इसी तरह कुछ लोग होंगे जो मुस्लिम सुधार आंदोलन से होंगे। तो सबके बारे में मतलब उनके मैसेजेस को, उनकी भावनाओं को या फिर उनके एजुकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं कि लाइक हाँ ये लिखवाया रट लिया, ठीक है। तो हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे ताकि सिर्फ पढ़ना ही ना हो, जो इनका रियल मैसेज था वो भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, ठीक है। ओके, तो देखो यार, तो सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के देखेंगे, फिर उसके बाद इनके विचार की धारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन इन्होंने कौन कौन से संस्थाएं इस्टेब्लिश कराई, करी नहीं कराई, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि मतलब लोगों की हेल्प से ही इस्टेब्लिश करी होंगी, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं लिखी थी उनके बारे में देखेंगे, या फिर इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में इन्हीं पॉइंट्स पे रहेंगे, ठीक है, कि उनसे उनके परिचय, उनके इंट्रोडक्शन से पूछ लेगा, उनके विचार धाराएं टाइप, या फिर उन्होंने कौन कौन से संस्थान इस्टेब्लिश किए, कब किए, या फिर कौन कौन से पत्रिका किस लैंग्वेज में रिलीज करा था, या फिर उनको किसने क्या सम्मान दिया था, ठीक है। ये पॉइंट्स हम अपने माइंड में रखेंगे और एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में इनका पहले इंट्रोडक्शन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है ना। लिखते चलना साथ साथ में आप, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे पहले से नोट करके रखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में, तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 22 मई 1772 में, 22 मई 1772, ठीक है। 22 मई 1772 जन्म कब हुआ था राजा राम मोहन राय का, तो 22 मई 1772, 22 मई 1772। इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म स्थान है राधानगर, राधानगर या फिर कहीं जगह मिलता है आपको राधापुर, तो कंफ्यूज मत होना, राधानगर या राधापुर। कहाँ पड़ता है ये, तो ये बंगाल में पड़ता है, हुगली बंगाल में पड़ता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 22 मई, कब हुआ था, तो 22 मई 1772। जन्म स्थान क्या है, राधानगर या राधापुर, हुगली, जो कि बंगाल में पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें इनके एजुकेशन की, अगर बात करें इनके एजुकेशन की, तो स्टार्टिंग डेज में क्या कि इनकी संस्कृत की एजुकेशन कहाँ पे हुई थी, तो वाराणसी, बनारस, यूपी में। और अगर बात करें इनके अरबी व फारसी एजुकेशन कहाँ पे हुई थी, तो ये पटना, जो कि बिहार में हुई थी, ठीक है। अगर इनके प्रारंभिक एजुकेशन की बात करी जाए, तो अब दो मतलब इतना हाईली एजुकेशन स्टार्टिंग में दिया जा रहा है, मतलब इनके पिताजी कुछ अच्छे सिचुएशन में रहे होंगे तभी पॉसिबल है, यस या नो, ठीक है ना। तो तो मतलब वाराणसी में संस्कृत कहाँ से सीखा था, तो वाराणसी, मतलब संस्कृत भाषा, वेद, उपनिषद, इन सब का अध्ययन कहाँ पे किया था इन्होंने, तो वाराणसी में किया था। और अगर बात करें अरबी और फारसी लैंग्वेज की, तो ये कहाँ पे, तो ये पटना बिहार में किया था, ठीक है ना, वहाँ पे। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था रमाकांत, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था रमाकांत, रमाकांत, इनके पिताजी का नाम।
कहाँ पे? बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे ये। तो इससे पता चलता है कि लड़की, सिंपल सी बात है, क्या रहे होंगे, मतलब ठीक अच्छे फैमिली से थे राजा राम मोहन राय जी, ठीक है ना। तो बंगाल के नवाब के यहाँ बेसिकली ये काम करते थे, बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे। कौन? इनके पिताजी। क्या इतनी बात क्लियर है क्या हमें? ओके। अब देखो, राजा राम मोहन राय जी को अब क्या क्या बोला जाता था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता बोला जाता है, ठीक है, या फिर भारतीय पुनर्जागरण के पिता, या फिर अग्रदूत। भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब कि एक तरीके से आप ये समझो, जब हमारे मतलब हम अंधविश्वासी बनकर, मतलब कि सामाजिक कुरीतियां भी को हम झेल रहे हैं, मतलब उसी को एज इट इज वो कर रहे हैं, हम उसका कोई अपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम जागर एटलीस्ट जागे हुए अवस्था में नहीं है। तो अगर कोई पर्सन हमें उन चीज़ों को, मतलब उनको अवॉइड करने के, या फिर जो रियलिटी है या फिर जो वास्तविकता है उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है? पुनर्जागरण। मतलब आप ये समझो कि कोई आप रिजिड हो, मतलब कोई कुछ रिजिड होकर कोई सोचते हो, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एक्चुअल में, मतलब एक तरीके से एज ए एजुकेटेड पर्सन सोचते हो, तो बेसिकली वो आपका क्या बोला जाएगा? तो पुनर्जागरण, या फिर आप ऐसे समझो कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करते हो, आत्मनिरीक्षण करते हो, तो दैट इज पुनर्जागरण। जैसे ठीक है, पुनर्जागरण एजुकेशन में भी होगा। जैसे आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मेहनत से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 3 साल 4 साल बाद फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने ये गलतियां करी, मैंने इस तरीके से टाइम वेस्ट किया, मैं इतना टाइम यूटिलाइज कर सकता था। तो ये जो आत्मनिरीक्षण आप करोगे ना, 3 साल 4 साल झटके खाने के बाद, धक्के खाने के बाद, तो एक्चुअली दैट इज व्हाट, दैट इज पुनर्जागरण। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जितना जल्दी पुनर्जागरण करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार, अच्छा, कई लोगों को लग रहा है सर हम पढ़ तो रहे हैं, क्या आप उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हो जिस लेवल की जरूरत है? आपको लग रहा है, उस समय के लोगों को थोड़ी लग रहा था कि वो अंधविश्वासी हैं या सामाजिक कुरीतियां उनके दिमाग पे हावी हैं। उस समय के समाज के लोगों को नहीं लग रहा था। उसी तरह आपको भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि आप सच में उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, आपके लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी, ठीक है। खैर, तो इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक बोला जाता था इनको, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक बोला जाता था, ठीक है। और युगदूत, क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। क्या इसका मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे रहे होंगे? तो नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बाद में आए थे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बट जब भी आए थे, जब उन्होंने इनके बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में पढ़ा, तो बहुत प्रभावित हुए। तो इन्होंने उनको क्या बोला? युग दूत बोला। क्लियर है क्या बात? ठीक है, ये मत सोच लेना कि जब ये थे तो उस समय सुभाष चंद्र बोस भी रहे होंगे। डन। ओके। इसके अलावा इनको एक उपाधि दी गई थी, क्या? राजा की। मतलब पहले तो इनका नाम सिंपली क्या था? राम मोहन राय, राम मोहन राय, ठीक है ना, इनका राम मोहन राय। इवन स्टार्टिंग में देखा जाए ना तो इनका नाम सिर्फ राम मोहन राय था, राम मोहन था, ठीक है, राम मोहन राय, राम मोहन था। मतलब यहां पे देखो लास्ट में क्या जुड़ा? राय, और स्टार्टिंग में क्या जुड़ा?
राजा। तो ये दोनों ही इनको टैग किसी न किसी ने दिए थे। याद करो इनके पिता कहाँ काम करते थे? राजा राम मोहन राय के पिता कहाँ काम करते थे? बंगाल के नवाब के यहाँ। ठीक है, बंगाल के नवाब के यहाँ। तो उन्होंने ही मतलब लाइक ले जाते थे इनको, तो लाइक उनसे प्रभावित हुए होंगे। तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने राम मोहन को किसकी उपाधि दी थी? राय राया उपाधि दी थी, राय राया। राय राया की मतलब ये टाइटल की उपाधि दी थी बंगाल के नवाब ने। ठीक है ना? बट ये बहुत रेयर पूछा जाता है, तो बस ऐसे याद रखो कि बंगाल के नवाब के यहाँ पे जहाँ पे कार्यरत थे उन्होंने राम मोहन को कौन सी उपाधि दी थी? तो राय राया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है कि राजा। तो ये जो राजा उपाधि है, ये किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? जल्दी बोलो, जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 में। ठीक है ना? तो अब उसके बाद ठीक ठाक एजुकेशन ले करके फिर फाइनली जा करके 1809 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बुक लिखी। 1809 में इन्होंने एक बुक लिखी। अब इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था तुहफात उल मुवाहिद्दीन। तो obvious सी बात है, ये उर्दू नाम है। अगर अगर इसको इंग्लिश में बात बोलें तो ये था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। डन। तो तोहफत उल मुवाहिद्दीन, इस बुक में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मतलब ये मूर्ति पूजन के विरुद्ध थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया था इस बुक में इन्होंने। डन। 1809 में, 1809 में। डन। उसके अलावा इसके अलावा फिर मतलब एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता था? मतलब इन्होंने ये बोला कि एक मतलब ईश्वर एक है, मतलब एक ही भगवान है। ठीक है ना? और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अच्छा, इन्होंने कुछ दिन दीवान एज ए दीवान काम भी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है ना? एज ए दीवान कुछ दिन के लिए काम भी किया था, क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड थे यार, तो लोग उन नौकरी भी मिल गई थी जल्दी। ठीक है, बट इन्होंने वो जॉब छोड़ करके अपना जीवन धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए लगा दिया। डन। ओके, 1809। उसके बाद देखो 1814 1814 में इन्होंने एक क्या किसकी स्थापना करी? तो इन्होंने स्थापना करी थी आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना करी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना करी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर इज राजा राम मोहन राय। कब करी थी? 1814 में। ठीक है, 1814 में। डन। उसके बाद और क्या किया था?
इन्होंने 1816 में 1816 में क्या किया? तो 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी, ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। क्लियर यार? तो 1816 में 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। डन। 1816 में ईयर वाइज बात कर रहे हैं। डन। उसके बाद 1816, देन 1817 में क्या किया? 1817 1817, तो 1817 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। बहुत पूछा जाता है हिंदू कॉलेज कहाँ पे? तो कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज नाम ही है। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। डन। अच्छा, हिंदू कॉलेज। अच्छा, इसमें एक और सपोर्ट था, एक नाम और था, लाइक सपोर्ट किसका था? तो सपोर्ट था, एक नाम था डेविड हेयर, बट एग्जाम में ऑप्शन में नहीं रहता नॉर्मली, बट हाँ गलती से आ गया तो आप याद रखोगे। अदरवाइज अगर ऑप्शन में है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आप यही ढूंढोगे, राजा राम मोहन राय। हाँ, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढोगे? तो डेविड हेयर। ठीक है ना। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। मतलब पहले देखो जरा, पहले किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या फिर तोहफात उल मुहिद्दीन। ठीक है। और 1809 में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। 1817 में हिंदू कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता में, इसकी स्थापना करी। ठीक है ना, 1817 में। इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बात करें यार। ओके, आगे देखते हैं। फिर 1821 में क्या करा इन्होंने? 1821 में 1821 में इन्होंने एक संवाद कौमुदी संवाद कौमुदी ये क्या था? 21 लैंग्वेज में था, ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है, बांग्ला भाषा में। ठीक है, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। ये क्या है? साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक, वीकली। ठीक है, तो साप्ताहिक पत्रिका, ये पत्रिका था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका किसने लिखा था या किसने संपादित किया था? ठीक है, देन आप आंसर दोगे राजा राम मोहन राय। क्लियर है क्या? 1821 में ये हुआ था। डन। उसके बाद 1822 में इन्होंने क्या किया था? पहले पत्रिका का संपादन किया, अब थोड़ा प्रमोशन हुआ, तो फिर एक
न्यूज़पेपर, वो भी फारसी लैंग्वेज में। तो राजा राम मोहन राय जी ने 1822 में एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था मिरात उल, मिरात उल, ठीक है, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये किस लैंग्वेज में? तो ये आपका फारसी में, ठीक है। और एक एक पत्रिका भी था, ब्रह्मानिकल, अच्छा, एक एक बुक और इन्होंने लिखी थी 1820 में, इधर ही एडजस्ट कर देते हैं, 1820 में। देखो डेट नहीं याद रखना है आपको, ये तो डेट मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है ना। इनका एक और था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, हाँ, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। मतलब आप ये समझ लो कि जितनी भी लिखी हैं सब लिखवा दे रहे हैं ताकि कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप बता सको, ठीक है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इसमें इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ईसाई धर्म के धर्मकांड की आलोचना करी थी, ईसाई धर्म के धर्मकांड की आलोचना करी थी। इवन इन्होंने ईसा मसीह के ईश्वर के अवतार को भी मानने से मना कर दिया था। इनका अपना व्यू था, ठीक है ना। अब ये सही थे गलत थे ये जाने, ठीक है। तो प्रेसिप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि ईसा मसीह ईश्वर के ही रूप थे, ठीक है ना। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी इन्होंने एक बुक लिखी थी। तो मिरातुल अखबार, और ये संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में पत्रिका था, ठीक है। और ये तो आपका न्यूज़पेपर था मिरात उल। न्यूज़पेपर ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर भी ऐसा नहीं है कि डेली का होता है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी होता है, ठीक है। खैर, तो इतनी बातें डन 1822 तक। अच्छा, एक बार फिर से देखो क्या क्या स्थापना करा था। सबसे पहले 1809 में एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? बस मैं डेट बोल रहा हूं, 1809 में क्या लिखा था? एक बुक, बुक क्या था? बुक का नाम क्या था? तोहफत उल मुहाविद्दीन, ठीक है ना। ओके, 1809। आत्मी सभा की स्थापना कब करी थी? ये तो डेट याद रखना। आत्मी सभा की स्थापना कब करी थी? तो 1814 में। वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, अब देखो यार, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना करी थी और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी, ठीक है ना। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी, याद रखना। वेदांत सोसाइटी भी और वेदांत कॉलेज भी, दोनों की स्थापना करी थी इन्होंने। तो 1825 वेदांत कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज, डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1828 किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज, ठीक है। 1828 20 अगस्त, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, ठीक है ना। तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। कब करी थी? 1828 में, 20 अगस्त 1828 में, डन। और इसी समाज
इसी 18 ब्रह्म समाज की हेल्प से, इसी ब्रह्म समाज की हेल्प से इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो 1829 में, 1829 में किसको खत्म किया इन्होंने, किसको खत्म किया, सती प्रथा को। 1829 में किसको खत्म किया, सती प्रथा को। और जो ये सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था, मतलब इनका काफी प्रयास रहा, ठीक है। तो अब किसकी हेल्प से किया था, किसकी हेल्प से किया था, विलियम वैंटिक, ठीक है। किसकी हेल्प से किया था, तो विलियम वैंटिक की हेल्प से इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है। और इवन इन्होंने उस टाइम पे बहुपत्नी का भी विरोध किया था, लेकिन एक से ज्यादा जो शादियां लोग करते थे उस टाइम पे, ठीक है, उसका भी विरोध किया था, ठीक है ना। तो सती प्रथा, विलियम वैंटिक की हेल्प से इन्होंने सती प्रथा का क्या किया, एक तरीके से खत्म किया, ठीक है ना। सती प्रथा निषेध कानून को पारित कराया विद द हेल्प ऑफ विलियम वैंटिक, ठीक है। कानून को पारित कराया मतलब कि लाइक उससे, मतलब सती प्रथा को इलीगल बना दिया, ठीक है ना, कि लाइक अगर कोई ऐसा पाया तो उसे सजा का प्रावधान होगा। डन यार। अच्छा, 1829 तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, सती प्रथा को खत्म कराना, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा को मतलब ठीक है। उसके बाद इसके अलावा 1829, अब 1830 में, 1830 क्या, आप ये समझो, अच्छा, विलियम बेंटिक अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, ठीक है। किसकी हेल्प से, तो विलियम बेंटिक जो कि क्या था, फर्स्ट, बोलो जो कि क्या था, अब तो सारी चीजें याद हो गई होंगी, फर्स्ट, बोलो, विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर है, ओके। 1831 में, 1831 में क्या किया गया कि इनको एक उपाधि मिली, या फिर ऐसे समझो आप, 1829 में क्या किया गया कि मुगल सम्राट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने बेसिकली भेजा इनको कहाँ पे, तो लंदन, कहाँ पे भेजा, लंदन भेजा, ठीक है। कहाँ भेजा, लंदन भेजा, किसके पास, किसके पास, तो उस समय जो वहां का प्रधानमंत्री था दैट इज किंग विलियम फोर्थ, ठीक है ना, किंग विलियम फोर्थ। तो लंदन भेजा, किस लिए भेजा, तो टू इंक्रीज द पेंशन, टू इंक्रीज द पेंशन, ठीक है, ऑफ अकबर द्वितीय, ठीक है। तो सेंड टू लंदन, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को कहाँ भेजा, लंदन भेजा, किसके पास, किंग विलियम चतुर्थ के पास, किसके लिए, पेंशन इंक्रीज करने के लिए। और भेजने से पहले ही इनको खुश करने के लिए, इनको खुश करने के लिए कौन सी उपाधि दे दी थी, तो राजा की उपाधि दे दी थी, ठीक है, राजा की उपाधि दे दी थी। क्योंकि भेजने से पहले क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब आप ये समझो पहले ही भेज दिया, क्योंकि एक्चुअली वो पेंशन इंक्रीज नहीं किया गया था, ठीक है ना, तो मतलब ये कन्विंस नहीं कर पाए थे।
तो राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और 1833 में फाइनली 1833 में ये राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ नहीं मरे थे ये, वहीं पे मरे थे लंदन, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? तो ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल जो कि कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? डाइड इन ब्रिस्टल, ठीक है ना, डाइड इन ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी मौत हो गई थी। डन यार। 1833 में। और ये जो ब्रह्म समाज के दो और प्रमुख नेता थे, यहां तक लिख लिया क्या? जल्दी बोलो यार। कि 1866 में 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन भी हो गया था। ब्रह्म समाज का विभाजन भी हो गया था। ब्रह्म समाज आगे चल करके क्या हो गया? विभाजित हो गया। कब? क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रह्म समाज विभाजित कब हुआ था? तो 1866 में। 1866 में ब्रह्म समाज। अच्छा, इसके पहले अगर देखा जाए तो 1833 में इनकी डेथ हुई, ठीक है ना। और ये जो ब्रह्म समाज को फिर आगे किसने रेगुलेट किया? तो इसके दो प्रमुख नेता थे, ब्रह्म समाज से बिलोंग करते हुए ब्रह्म समाज के दो प्रमुख, ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता, एक तो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, और एक कौन थे? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो दो और नेता थे बेसिकली, जो प्रमुख नेता है। किससे किससे रिलेट करते हैं ये लोग? तो ब्रह्म समाज, केशवनाथ और केशव चंद्र सेन। तो आगे चल करके आगे चल करके फिर क्या हुआ कि जब विभाजित हुआ था तो एक ग्रुप तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बेसिकली चलाया था, ठीक है, और दूसरा केशव चंद्र सेन जब विभाजित हुए, केशव चंद्र सेन ने जब विभाजित करा तो इन्होंने एक भारतीय समाज की स्थापना करी, भारतीय ब्रह्म समाज। इन्होंने जो ग्रुप स्प्लिट हुआ था उसका नाम क्या था? तो भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र और बाकी जो जो ओरिजिनल था वो तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ही बेसिकली संभाल रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना हम मेन मेन चीजें याद रखेंगे। अब यहां पे एक एक बस, खुश रहो, यहां पे बस एक लाइन जो एक्स्ट्रा याद रखनी है देवेंद्र नाथ ठाकुर से रिलेटेड। देखो, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया ये चीज, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में एक सभा करी थी, कलकत्ता में एक सभा करी थी, और उस सभा का नाम था तत्वरंजनी सभा, तत्व रंजिनी सभा, तत्व रंजिनी सभा, ठीक है। और
1839 में 1839 में एक तो तत्वरंजनी सभा और फिर 1839 में क्या किया था, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, ठीक है, तत्व बोधनी सभा। और एक मैगजीन भी लॉन्च किया था, एक मैगजीन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था, ये पूछा जाता है, तत्व बोधिना, तत्व बोधिना। अब यहां पे एक चीज हमारे लिए सिंपल होगी कि ब्रह्म समाज के ही जो मतलब एक तरीके से इनको संभाला, मतलब एक आप ये समझो, जब राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो गई तो उसके बाद संभाला किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ठीक है ना। अब उनसे रिलेटेड जितने भी सभाएं हुई या जितनी पत्रिका निकाली, सब में देखो क्या ऐड हुआ है, तत्व रंजनी सभा करी कलकत्ता में, तत्व बोधनी सभा करी 1839 में, और और क्या आपका एक मैगजीन लॉन्च किया जिसका नाम था तत्व बोधिना, ठीक है। तो ये बस ये वर्ड याद रखना, बाकी तो चीजें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो मैगजीन निकाला गया था तत्व बोधिना, इसके जो प्रमुख संपादक थे, मतलब जो मुख्य एडिटर थे, वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। इसके जो प्रमुख मेन एडिटर थे कौन थे, ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने आगे चल के विडो रीमैरिज एक्ट भी बेसिकली पास कराया था, याद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज से ही रिलेट करते होंगे, बोलो हाँ या ना। ईश्वर चंद विद्यासागर भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़े थे, आ रही बात समझ में। और एक तत्व बोधनी स्कूल भी लॉन्च किया गया था, कब, 1840 में, 1840 में, ये भी लिख लेना, क्या, तत्व बोधनी स्कूल, तत्व बोधनी स्कूल किसके लिए, विज्ञान और धर्मशास्त्र के लिए, विज्ञान और धर्मशास्त्र के लिए ये लॉन्च किया गया था स्कूल, तत्व बोधनी स्कूल, डन। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधिना और तत्व बोधनी स्कूल, सभा, पत्रिका और स्कूल, ठीक है ना, ये सब रिलेटेड थे। देखा जाए तो ब्रह्म समाज का ही बाद में, उसके बाद ये ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड थे एक तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट राजा राम मोहन राय।